गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं आपके यूनिट 1 के, जिसमें हम कुछ मैकेनिकल सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। उन सिस्टम्स को स्टडी करना है और ये जानना है कि उसके इनपुट आउटपुट में क्या रिलेशन है, ताकि हम उन सिस्टम्स का, फिजिकल सिस्टम्स का मैथमेटिकल मॉडलिंग कर पाए। ठीक ना? तो इस सीक्वेंस में पहला सिस्टम आपका जो सिलेबस में गिवन है वो है हाइड्रोलिक एक्चुएटर। हाइड्रोलिक एक्चुएटर, ये हाइड्रोलिक एक्चुएटर का एक सिस्टम बनाया गया है आपके सामने। इस सिस्टम में आप देखिए क्या क्या है। एक ये मेन सिलेंडर है। इस मेन सिलेंडर में ये मेन पिस्टन लगा हुआ है। ठीक ना? ये पूरा सेटअप क्या है? एक मेन पिस्टन है। इस पिस्टन के साथ अटैच्ड है एक मास। इस मास के साथ अटैच्ड है एक डैम्पर। ठीक, इसके नीचे आइए तो इस पिस्टन, इस सिलेंडर में जो आप लिक्विड सेंड करेंगे, वो लिक्विड सेंड करने के लिए और उसको लिक्विड को निकालने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया है, वॉल्व पिस्टन और वॉल्व सिलेंडर को लेकर। ये जो नीचे बना है ये पूरा है वॉल्व सिलेंडर, और इस वॉल्व सिलेंडर में जो 3 दिख रहे हैं ये 3 है वॉल्व पिस्टन्स, और ये तीनों वॉल्व पिस्टन्स कनेक्टेड हैं एक रॉड से, एक स्विच से। अब सिस्टम क्या है, जैसे ही हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, इस वॉल्व पिस्टन को आगे की ओर डिस्प्लेस करते हैं, तो ये जो वॉल्व है ये इसके आउटलेट को बंद कर देगा। यहाँ जो आउटलेट है इसको बंद कर देगा। ओपन कौन कौन से होंगे? एक ये ओपन होगा और एक ये ओपन होगा। तो जब ये ओपन होगा तो यहां से हमारा प्रेशर पंप लगा हुआ है इस पॉइंट पर, यहां से ऑयल तेजी से इस सिलेंडर में जाएगी। जो ऑयल है वो इसके थ्रू इस सिलेंडर में जाएगा, और यहां से आपका जो ऑयल है वो इस बी सिलेंडर से इसमें आएगा, टैंक में आएगा। ठीक ना? ये लिखा है टू सम्प, जहां पर हमने लिक्विड स्टोर किया हुआ है उस टैंक में यहां से लिक्विड निकल कर आएगा। मीन्स इधर से जाएगा और इधर से निकलेगा। तो जब इधर से जाएगा तो इधर प्रेशर ज्यादा होगा, इधर से निकलेगा तो इधर प्रेशर कम होगा। जब इधर प्रेशर कम होगा, इधर प्रेशर ज्यादा होगा, तो अब देखो सारा खेल प्रेशर का है। प्रेशर इधर कम हुआ, इधर ज्यादा हुआ, तो ये मेन पिस्टन इधर की ओर मूव करेगा। ये मेन पिस्टन इधर की ओर मूव करेगा। जब ये मेन पिस्टन इधर की ओर मूव करेगा तो जो मास है ये मास इधर की ओर मूव करेगा। इस तरीके से हैवी मास को भी हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। हैवी से हैवी मास को भी हम डिस्प्लेस कर सकते हैं इस मैकेनिज्म की हेल्प से। ठीक है? मतलब ये कि अगर हमें मास को राइट साइड शिफ्ट करना है तो इसको हम राइट साइड डिस्प्लेस कराएंगे, और अगर इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है तो इसको हम लेफ्ट साइड डिस्प्लेस कराएंगे। जब लेफ्ट कराएंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अब क्या होगा, जब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये वाला इस आउटलेट को ब्लॉक कर देगा। ये जो इनलेट है यहां से अब लिक्विड इधर जाएगा और इधर से लिक्विड इधर निकलेगा। तो इधर से लिक्विड जाएगा, इधर से लिक्विड निकलेगा, तो प्रेशर आपका इधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा। जब इधर प्रेशर ज्यादा होगा, इधर प्रेशर कम होगा, तो ये डिफरेंस क्या करेगा, इस डिस्प्लेसमेंट को इधर की ओर लाने की कोशिश करेगा। ये डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, मीन्स आपका मास इधर की ओर मूव करेगा, लेफ्ट की ओर मूव करेगा। ठीक ना? तो यही आपका सिस्टम है जिसमें प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1 ये मेन पिस्टन का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है? मीन्स अल्टीमेटली ये P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1 जो है ये डिस्प्लेसमेंट Y को कंट्रोल कर रहा है। और
ये डिफरेंस आ किस वजह से रहा है, इसको हम मेजर कैसे करेंगे इस डिफरेंस को? जितना ऑयल हमारा इधर से गया और जितना ऑयल हमारा इधर से निकला या इधर से निकला, अगर हम उसको मेजर कर पाए, एरिया तो हमारा फिक्स है, वॉल्यूम तो हमारा फिक्स है, तो जितना ऑयल इधर से गया जितना ऑयल इधर से निकला, अगर हम उसको मेजर कर पाए तो हम प्रेशर को और प्रेशर डिफरेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऑयल फ्लो क्यू जो होगा, ऑयल फ्लो क्यू, this will be a function of valve displacement and pressure difference। कितना ऑयल अंदर गया, कितना ऑयल अंदर गया, that is oil flow Q, और ये ऑयल फ्लो विल बी अ फंक्शन ऑफ, इसको हमने किधर डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, जितना डिस्प्लेस, जितना रास्ता खुला होगा उसके अकॉर्डिंग से ही तो जाएगा, तो कितना डिस्प्लेस किया उसका फंक्शन होगा, और प्रेशर डिफरेंस का फंक्शन होगा कि प्रेशर डिफरेंस कितना है, इसको हमने पीएल से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो जब हम dq कैलकुलेट करते हैं तो dq क्या बन के आता है, डेल क्यू ओवर डेल एक्स dx प्लस डेल क्यू ओवर डेल पी dp। ये एक रिलेशन हमारे पास ऑयल फ्लो का आता है कैलकुलेट होकर मैथमेटिकली फॉर्म में। ठीक ना, मैथमेटिकल फॉर्म में ये आपका ऑयल फ्लो आता है। और अगर इसको हम एक वेरिएबल k1 और इसको एक वेरिएबल k2 दे दें तो ये dq क्या बन जाता है, k1 dx प्लस k2 dp या dpl। और अगर इसको हम स्मॉल अमाउंट जो है इसको यहां से हम रिमूव कर दें q माने, तो q क्या होगा, k1x प्लस k2pl। एक ये रिलेशन हमारे पास कैलकुलेट होकर आता है कि कितना ऑयल आपका इन हो रहा है, ऑयल फ्लो क्या है, ऑयल रेट ऑफ ऑयल फ्लो क्या है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही जो रेट ऑफ ऑयल फ्लो है मेन सिलेंडर में, ये आउटपुट वाई से भी रिलेटेड है भाई, इसी की वजह से तो आपका आउटपुट वाई आ रहा है। सो क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू ए डी वाई ओवर डी टी। इसी की वजह से तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट वाई आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू k1x, ये जो आपका आएगा प्लस k2pl। ठीक ना, k1x प्लस k2pl, एक ये रिलेशन आपका रेडी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने फिजिकल सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडलिंग कर सकते हैं। एक और सिस्टम है न्यूमेटिक एक्चुएटिंग वाल्व। यह है न्यूमेटिक एक्चुएटिंग वाल्व या न्यूमेटिक सिस्टम। इस सिस्टम में क्या है, यह है प्लंगर, इस प्लंगर के साथ लगा हुआ है स्प्रिंग, इधर से एयर, प्रेशराइज्ड एयर इनपुट की जा रही है, यहां पर है आपका डायफ्राम और यहां आ रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट वाई। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि इधर से आप प्रेशर इन करते हो, प्रेशर इन करते हो, इनपुट प्रेशर देते हो। जब इनपुट प्रेशर दोगे तो ये प्लंगर नीचे की ओर दबेगा
और ये कितना नीचे दब रहा है ये हम कहां से कैलकुलेट करेंगे? इस डायाफ्राम से। इस डायाफ्राम से हम कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना नीचे दब रहा है। ठीक है, और ये नीचे दबेगा तो यहां जो नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इससे हम किसी मास को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ऊपर उठाना हो या नीचे दबाना हो ये काम हम इससे कर सकते हैं। ऊपर उठाने के लिए क्या करेंगे? प्रेशराइज्ड एयर को बाहर निकालेंगे, और नीचे दबाने के लिए क्या करेंगे? इन करेंगे। ठीक है, तो ये है न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक, तो यहां पर एरिया ऑफ डायाफ्राम अगर हम ए मान लें, एरिया ऑफ डायाफ्राम अगर हम ए मान लें तो आपका जो फोर्स बनेगा, फोर्स क्या बनेगा? ए इंटू पी आई। फोर्स क्या बनेगा? ए इंटू पी आई। जिस पी आई प्रेशर से हम इसमें इनपुट दे रहे हैं प्रेशर तो वही है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ डायफ्राम, तो फोर्स मालूम हो जाएगा कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, एंड दिस फोर्स इज अपोज्ड बाय inertia force viscous force and spring restoring force एंड स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये फोर्स क्या बना? m d2y/dt2 प्लस f dy/dt प्लस ky। y डिस्प्लेसमेंट है, जब y डिस्प्लेसमेंट है तो फाइनल फोर्स क्या होगा? जो फोर्स इस पर लग रहा है डायफ्राम पर, वो फोर्स क्या बनेगा? m, जो मास डिस्प्लेस हो रहा है, m d2y/dt2 प्लस जो फ्रिक्शन लग रहा है विस्कस फ्रिक्शन f dy/dt प्लस इस स्प्रिंग का कांस्टेंट अगर k है तो क्या बनेगा? ky। और f है क्या? a इंटू पी आई, तो ये क्या बन जाएगा? a पी आई। और जब हम ys ओवर पी आई एस कैलकुलेट करते हैं तो ys ओवर पी आई एस क्या बन के आता है? a डिवाइडेड बाय एम एस स्क्वायर प्लस एफ एस प्लस के। a डिवाइडेड बाय एम एस स्क्वायर प्लस एफ एस प्लस के। तो एक ये आपका फिजिकल सिस्टम है। इसके बाद जो अगला आपका सिस्टम आता है दैट इज सर्वो मोटर। सर्वो मोटर, डीसी सर्वो मोटर। तो यह है आपका डीसी सर्वो मोटर। तो डीसी सर्वो मोटर में दो टाइप का कंट्रोल आपको स्टडी करना है। पहला है फील्ड कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर, और दूसरा है आर्मेचर
controlled DC सर्वो मोटर। तो पहला हम देखेंगे फील्ड कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर। इधर है आपका फील्ड, यहाँ पर है आपका इनपुट फील्ड वोल्टेज, यहाँ है फील्ड रेजिस्टेंस, यह है फील्ड इंडक्टेंस, इधर आपका बनेगा आर्मेचर, ये हो गया, यह है आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर इंडक्टेंस, और ये जो मोटर है ये इसका रोटेशन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया Jm है, और Fm इसका विस्कस फ्रिक्शन है। ठीक है, Tm टॉर्क है। ठीक है, तो फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर, इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो आर्मेचर करंट है इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक ना, और चेंज किस में करेंगे, इस इनपुट वोल्टेज Vf में करेंगे। तो जब इसमें हम चेंज करेंगे तो यहां जो आपका फील्ड बन रहा है वो फील्ड भी चेंज होगा, मतलब यहां क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वजह से ईएमएफ कहां जनरेट होगा, इसमें आर्मेचर में। ठीक ना, और यहां जो आपका ईएमएफ जनरेट होगा वो ईएमएफ क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा मोटर को। ठीक है, इनपुट वोल्टेज Vf is applied to the field winding which has resistance Rf and inductance Lf, और the armature current Ia is kept constant, armature current Ia is kept constant, thus the motor shaft is controlled by this Vf only, thus motor shaft is controlled by Vf, and therefore the relationship between the developed motor torque Tm and the field current If is given by Tm is directly proportional to If, or Tm is equal to Kf If, where Kf is
torque constant. Kf is torque constant. ठीक, Kf is torque constant. अब अगर हम फील्ड वाइंडिंग में मेश रूल लगाएं तो Vf इज इक्वल टू क्या आता है, Rf If प्लस Lf dIf ओवर dt, और Tm इज इक्वल टू क्या बनेगा मोटर में इक्वेशन, Jm d2 थीटा ओवर dt2 प्लस Fm d थीटा ओवर dt. इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं लिया गया है, ठीक ना, हमने कंसीडर नहीं किया है स्प्रिंग कांस्टेंट. अगर स्प्रिंग कांस्टेंट होता है तो k थीटा भी एक टर्म आएगा. ठीक है, तो एक इक्वेशन आपके पास ये बनी, एक इक्वेशन आपके पास ये बनी, और इन दोनों इक्वेशन के बेस पर आप अपने सिस्टम की एनालिसिस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी मोटर. आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी मोटर, डीसी सर्वो मोटर. इसमें क्या है, Rf Lf, यहां है आपकी मोटर, ब्रशेस, इधर है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, इधर है इनपुट वोल्टेज VA. ये है RA, ये है LA, करंट IA, ठीक ना, अगेन रोटेशन, एंगल है थीटा m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया Jm, फ्रिक्शन Fm एंड टॉर्क Tm. इसमें जो आपका EMF बनता है EB, ठीक है, और IF हमने क्या माना है, कांस्टेंट. अगर इस स्ट्रक्चर में हम IF फील्ड करंट को कांस्टेंट कर दें तब क्या मोटर रन करेगी? अगर आर्मेचर में हम कोई चेंज ना करें तो मोटर रन ही नहीं करेगी. मोटर रन करने के लिए जरूरी क्या है कि यहां पर बैक EMF बने, और वो बैक EMF ही मोटर को रोटेट करता है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें किसी एक को तो वैरी कराना होगा, या तो हम फील्ड को वैरी कराएं या फिर हम आर्मेचर को वैरी कराएं. तो हम आर्मेचर वोल्टेज को वैरी कराते हैं और उसकी वजह से आर्मेचर करंट वैरी होगा, और तब यहां पर एक EMF जनरेट होगा, और ये EMF क्या करेगा, जो ये मोशन है उस मोशन को अपोज करेगा. ठीक ना, तो जब ये EMF इस मोशन को अपोज करेगा तब यहां से हमारे पास एक रिलेशन आएगी कि ये जो टॉर्क है ये किसके प्रोपोर्शनल है, IA के. और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या बनेगा, KA IA. और बैक EMF EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा n, क्योंकि जब तक ये बैक EMF नहीं होगा मोटर रोटेट नहीं करेगी, ओमेगा m. तो मोटर का एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, बैक EMF के. जितना ज्यादा बैक EMF होगा उतना ज्यादा आपका स्पीड होगा.
ठीक है। और ओमेगा एम इज इक्वल टू डी थीटा एम ओवर डी टी। देयरफॉर ई बी इज इक्वल टू के बी डी थीटा एम ओवर डी टी। ठीक है। अब अगर हम इधर केवीएल लगाएं तो केवीएल क्या आता है, वी ए माइनस ई बी इज इक्वल टू आर ए आई ए प्लस एल ए डी आई ए ओवर डी टी। एंड मोटर इक्वेशन टी एम इज इक्वल टू जे एम डी टू थीटा एम ओवर डी टी टू प्लस एफ एम डी थीटा एम ओवर डी टी। और टी एम इज इक्वल टू जे एम डी ओमेगा एम ओवर डी टी प्लस एफ एम ओमेगा एम। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी मॉडलिंग कर सकते हैं, अपने सिस्टम की मॉडलिंग। कोई सा भी मैकेनिकल सिस्टम होगा उसकी मॉडलिंग हम लोग इजीली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पता क्या होना चाहिए, उसके लिए पता होना चाहिए कि हमारा सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है। हमारा सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए। जब हमें ये पता होगा कि हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, क्या मैकेनिज्म है, तो हम वहां से मैथमेटिकल रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। नाउ नेक्स्ट इज डीसी टैको जनरेटर। डीसी टैको जनरेटर डीसी टैको जनरेटर, इसका मैकेनिज्म कुछ इस टाइप से है। इधर आपका है मैग्नेट एन, यहाँ बीच में है आपका मोटर और इसके नीचे एक मैग्नेट एस। यहाँ आपका एक सर्किट है, इधर आपको मिलता है आउटपुट ई, और ये आपका मोटर रोटेट कर रहा है, स्पीड है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। टैको जनरेटर, इसका फंक्शन कैसे है समझो। टैकोमीटर देखे होगे आप, करते क्या हो कि उसको किसी रोटेटिंग व्हील के या रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के सेंटर में आप इसके टिप को रखते हो, टैको जनरेटर के। जब आप उसके टिप को रखते हो तो उसका टिप अटैच्ड है मोटर के शाफ्ट से, इस शाफ्ट से अटैच्ड है। तो जैसे ही आप उसको उससे अटैच करते हो ये शाफ्ट रोटेट करने लगता है। अभी तक हमने जो मोटर पढ़ा उसमें क्या है कि यहां पर जब फील्ड बनेगी तब ये मोटर रोटेट करेगा। अब क्या है, अब ये मोटर रोटेट कर रही है, शाफ्ट रोटेट कर रहा है, तब यहां पर फील्ड बनेगा। ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड पहले से है इसमें, अब ये शाफ्ट रोटेट करेगा, शाफ्ट के साथ लगा होगा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक ना। तो वो क्या करेगा, फील्ड लाइंस को कट करेगा। जब फील्ड लाइंस कट होंगी तो वहां क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट होगा और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें आउटपुट पर मिलती है कि कितना वोल्टेज इन दोनों के बीच में जनरेट हो रहा है। अब जो भी वोल्टेज इन दोनों के बीच में जनरेट होगा
उसके अकॉर्डिंग ही हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक ना। अब वो क्या करता है टैकोमीटर की, आपको बताता है कि कितने रोटेशंस पर मिनट हुए। तो हमारा जो वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को हम कन्वर्ट किस में कर देंगे, रोटेशंस पर मिनट में। तो फाइनली इसका जो मैकेनिज्म है उससे हमारे पास रिलेशन क्या आता है कि ईएमएफ, बैक ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, और E इज इक्वल टू के टैको जनरेटर इंटू ओमेगा। ठीक है, क्लियर है जी। तो ये रिलेशन आपका आता है डीसी टैको जनरेटर का। तो बहुत सारे सेंसर्स, एक्चुएटर्स, एनकोडर्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर आपका फर्स्ट यूनिट एंड करते हैं। कुछ जो और सेंसर्स, एक्चुएटर्स और एनकोडर्स हैं वो आप लोग अपने बुक से देख लेंगे। अगर कहीं किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो बताइएगा, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक ना, थैंक यू।